हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन करने वाले कक्षा 10th की जो प्रश्नावली 3 है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें अपन वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप सारे क्वेश्चन भी देखेंगे। इससे पहले अपन ने इसके किए थे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, सारे कर लिए थे ना, तो उस वाले वीडियो को देखना। और आज अपन चलते हैं इस प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन लेकर आए, कलम का मतलब अपन पेन बोल सकते हैं, पेन लेके आते हैं तो कुल मूल्य देना पड़ता है 50 रुपए। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, छोटा क्वेश्चन कैसे बनेगा, अपने को केवल इतना देख करके पूछ लेगा, इसका बीज गणित रूप क्या होगा, मतलब समीकरण क्या बनेगी, केवल इतना पूछ लेगा। ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा बड़ा प्रश्न है, देखो। फिर आगे कह रहे हैं दूसरी कंडीशन, सेकंड स्थिति कह रहा है कि यदि 7 पेंसिल और 5 पेन हो जाते हैं तो कुल मूल्य 46 रुपए हो जाता है। तो एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य क्या होगा, ये बताना है। तो अपने सामने देखो दो चीज दे रखी है, एक पेन और पेंसिल। तो अपन क्या करेंगे, जो पेंसिल है उसके मूल्य को मानेंगे x, तो हो गया 5 इंटू एक्स, 5x। और कलम मतलब पेन के मूल्य को मानेंगे y, तो 7 इंटू वाई, 7y। दोनों को मिलाने पर कितने रुपए देने पड़ते हैं, 50 रुपए। तो 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों का मूल्य मिलाने का 50 रुपए, और इसका बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को मानना पड़ेगा कि एक पेन से कितने रुपए की है। अभी तक अपने को ही नहीं पता चला, ये जरूर पता है कि 50 रुपए जो है ना, 5 पेंसिल और 7 पेन को मिलाकर के रुपए दिए गए 50 रुपए। एक पेंसिल कितने की है ये नहीं पता, और एक पेन कितने का ये नहीं पता, तो अपन मान लेंगे एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए। माना एक पेंसिल का मूल्य x है, x रुपए। फिर लिखेंगे माना कलम को मैं पेन लिख रहा हूं, ठीक है ना, पेन, एक पेन का मूल्य y रुपए। सोचो बेटा, अगर मैं आपको कहता हूं कि एक पेन 5 रुपए का है, एक पेंसिल 2 रुपए की है। मैं अगर आपको कह रहा हूं कि एक पेन 5 रुपए का है और एक पेंसिल 2 रुपए की है, अगर आप पेन लेके आते हो 7 पेन, आप 7 पेन लेके आते हो और 4 पेंसिल लेके आते हो, तो बताओ आप कितना पेमेंट करोगे। तो आपने क्या किया, हिसाब किया कि एक पेन 5 रुपए का है तो 7 पेन का मूल्य निकालोगे, तो 7 पेन 5 रुपए की दर से, 5 की रेट से गुणा करोगे तो 35 रुपए वो बन गए पेन के। 4 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की, 2 रुपए की, तो 4 पेंसिल लाने के लिए 4 पेंसिलों को 2 रुपए की दर से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, आप बोलोगे 43 रुपए, दोनों को मिलाकर 43 रुपए हो गया ना। तो यहां पर देखो गुणा की गई है पेन की संख्या और उसकी रेट, एक का मूल्य 5 है, इसे गुणा कर दी। यहाँ पर पेंसिल की संख्या और एक की रेट, एक कितने की है, 2 रुपए की है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर एक पेंसिल और पेन का मूल्य नहीं दे रखा, तो एक पेंसिल का कितना रुपए x है, तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको मूल्य दे रखा है, एक पेन 5 रुपए का है तो मैंने 5 से गुणा करी, तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर पेंसिल कितने की, x। जैसे यहाँ पेंसिल कितने की बताई मैंने, यहाँ पर मैंने बताया एक पेंसिल 2 रुपए की है, ठीक है ना, इसलिए मैंने 2 से गुणा करवा दिया। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 रुपए की है, 5 रुपए की है, 7 की है, 3 कुछ नहीं देगा, तो मैंने क्या माना, x माना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रेट में x से गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x। तो वैसे यहाँ पर एक पेन कितने का है, y रुपए का है। जैसे यहाँ पर मैंने दिया एक पेन 5 रुपए का है, तो आपने 5 से गुणा करें, रेट पता ही नहीं है एक पेन कितने का वास्तव में, y है, तो y से गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा, 7y। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 7y, इसका हो जाएगा 7y, फिर उसका हो जाएगा 4x। तो 7y और 4x प्लस कितना हो जाएगा, 43। तो ये प्रकार समीकरण बनी इसके लिए। ठीक वैसे यहाँ बनेंगे, ठीक है ना। तो एक पेंसिल का मूल्य आ गया x रुपए, फिर आ गया एक पेन का मूल्य आ गया y रुपए। स्थिति फर्स्ट कैसे लिख दो, प्रश्नानुसार, फर्स्ट प्रश्नानुसार। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल की रेट कितनी है, y रुपए, तो 5 इंटू वाई, फिर क्या होगा, प्लस, फिर क्या, 7 पेन है, एक पेन की रेट कितनी है, x। यहां पर क्या था पहले, 5 पेंसिल है तो 5 पेन, सॉरी, x रुपए। देखो 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल की रेट की गुणा करेंगे, 5 पेंसिल, देखो पेंसिल की रेट कितनी है, पेंसिल की रेट x है तो x से गुणा करेंगे। फिर क्या है, फिर इसके बाद है 7 पेन, तो 7 पेन, पेन की रेट कितनी है, y, तो y से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार 5 पेंसिल और 7 पेन मिला करके कितनी हो गई, टोटल 50 रुपए के हुए, तो यहां लिख देंगे 50 रुपए।
तो इस प्रकार की समीकरण बन गई 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपए। यह समीकरण नंबर 1 बन गई। क्या बनी? समीकरण 1 होगी। ठीक इसी प्रकार से यहां से देखो, अगर पेंसिल 5 थी, अब ले रहे 7, तो क्या होगा? 7 पेंसिल, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार सेकंड स्थिति। अब क्या ले रहे हैं? 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल ले ली। एक की रेट कितनी है? x रुपए, x से गुणा करा देंगे, प्लस फिर कितने बोल रहे हैं? 5 पेन है, तो 5 पेन ले लिए। एक पेन का मूल्य कितना है, मतलब एक पेन की रेट कितनी है? y, तो y से गुणा करा देंगे। और इस प्रकार कितना रुपए हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 46 रुपए हो जाएंगे। 46 रुपए, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपए। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब यहां आने के बाद अपन इसको 3 विधि में से किसी में से एक विधि से हल कर सकते हैं। पहली विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि, x के मान की जगह रखना या y के मान की जगह रखना, वो होता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। फिर दूसरा होता है विलोपन विधि, दोनों में से किसी एक चर को विलोप कर देंगे, मतलब गायब कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है ना, वो होते हैं विलोपन विधि। ठीक है। तीसरी विधि होती है अपनी द्विघात समीकरण विधि। द्विघात समीकरण विधि से भी कर सकते हैं, जो आसान होती है वो अपन कर सकते हैं। अपन यहां पर देखेंगे कौन सी विधि ज्यादा उचित है। ठीक है, तो देख लेते हैं। समीकरण 1 को देखा मैंने, ये समीकरण 2 को देखा ये, तो मैंने क्या किया? मैं विलोपन विधि से ले रहा हूं। कौन सी विधि से ले रहा हूं? विलोपन विधि। तो मैंने लिया। अब विलोपन विधि कैसे सिखा रहा है, देखो यहाँ पर समीकरण 1 दिख रही है और समीकरण 2 दिख रही है। जो छोटी समीकरण दिख रही है ना, पहले उसको ले लो। मैंने देखा यहाँ पर 46 है, यहाँ 7 है, 5 है, लेकिन यहाँ चर के मान देखो, चर के मान यहाँ 5 और 7 छोटे हैं, तो मैंने ये ले लिया। मैंने लिया समीकरण 1 से। मैंने क्या किया? समीकरण 1 से यहाँ लिख दिया, समीकरण 1 से। वैसे आप किसी को भी ले लो, ठीक है ना। वैसे मैं आप दोनों में किसी एक समीकरण को ले सकते हो। मैंने पहले क्या किया? जो चर में छोटे मान है ना, वहां ले लिए। यहाँ चर में छोटे मान मेरे को यहाँ लिखा, मैंने यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ ले लिया समीकरण 1 से। अब क्या किया? 5x प्लस 7y बराबर 50। अब क्या करना है? विलोपन विधि में दो चर होंगे, दोनों में से एक चर को रखेंगे इधर, इस साइड में। इधर दाएं पक्ष है, इधर बाएं पक्ष है, इस साइड में रखेंगे एक चर को, और एक चर का पक्षांतर कर देंगे उधर। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया? 5x को इधर रखा, 5x रखा इधर बराबर 50, और 7y का पक्षांतर कर दिया उधर। 7y इधर प्लस है ना, उधर चला गया, वो क्या हो गया? माइनस हो गया। अब देखो x बाहर आ गया। अब चर का मान निकाला ना, तो x का मान इधर रखा, तो 5 गुणा में ना उधर चला जाएगा भाग में। तो इधर इधर क्या था? 50 माइनस 7y, ये जो 5 गुणा में था वो चला गया भाग में। तो ये आ गई समीकरण नंबर 3। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब आपको देखना ये कि जो x का मान है 50 माइनस 7y बटा 5, जो समीकरण 3 प्राप्त हुई वो किसकी सहायता से प्राप्त हुई है? कौन से समीकरण की सहायता से? अपन देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, समीकरण 1। मतलब ये जो प्राप्त हुआ है समीकरण 3, जो समीकरण 3 अपने को मिली है वो समीकरण 1 से मिली है। तो इसका मतलब जो x का मान है वो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, कहां रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे। अब समीकरण 2 कौन सी? ये रही, 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपए। तो ये 7 इंटू में है x, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इंटू में। तो अब इस x की जगह पूरा रख देंगे। ठीक है ना, पूरा रख देंगे। 50 माइनस 7y बटा 5 प्लस 5y बराबर 46। अब क्या करना है? अब अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 7 है इसको इससे गुणा करा देंगे और इसको इससे गुणा करा देंगे। 7 है, इसके नीचे एक लगा देंगे, देखो 7 को इससे गुणा करा देंगे। ठीक है ना। तो 7 पंजे 35 माइनस 350 आ गया। 7 को 7 से गुणा करो, कितना है? 7 तो 7 49 भाई, 1 इंटू 5 कितना हो गया? 5 प्लस का 5y बराबर क्या हुआ? 46। अब अपन देख पा रहे हैं ये चर वाला है और ये अचर है, दोनों अलग अलग है, घट नहीं सकता। तो अपन इसके नीचे एक लगा के क्या करेंगे? अब ये अंश हो गया, ये हर, ये अंश यार। अब इनका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेके हल करेंगे बिनों की जोड़ घटाव की तरह ना। तो एलसीएम 1 पर 5 का आया 5, एलसीएम लेने के बाद इसका भाग इससे गुणा, 5 का भाग दिया 1 आया, 1 को इससे भी गुणा करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे। तो 1 को इससे गुणा किया वही आ गया, इसको भी गुणा किया वही आ गया, प्लस का प्लस। 5 में का भाग दिया 5, 5 को 5 से गुणा कर दिया, कितना है? 25y बराबर 46। अब क्या करेंगे? ऊपर देखो कोई हल हो रहा है क्या? बिल्कुल हल हो रहा है, देखो हल हो रहा है। ये देखो 25y ये y, ये दोनों समान पद है y वाले, इसलिए हल हो सकते हैं। अब समान पद है तो नियम देखना है कि अगर चिन्ह सेम है, समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे और अलग अलग चिन्ह तो घट जाएंगे। तो इधर माइनस का इधर प्लस का, अलग अलग चिन्ह तो घट जाएगा, घटा देंगे। और ये जो बट्टे में 5 है उसको उधर कर देंगे पक्षांतर,
जो भाग में उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे 350, हाँ 25 और ये 49, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 49 में 25 घटा दो, ये आ गया अपना 24, कितना आ गया 24y। 49y में से 25y घटा देंगे, अपना आ गया आंसर 24y। अब देखो ये जो उत्तर है इसके आगे चिन्ह लगेगा हमेशा बड़ी संख्या का, चाहे समान चिन्ह हो जोड़ने पर या अलग अलग चिन्ह हो घटाने पर, घटाना हो या जोड़ना हो, उत्तर में हमेशा चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। तो इन दोनों बड़ा कौन है, 49 बड़ा है, माइनस का तो माइनस का लग जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 350 माइनस 24y बराबर 46, यहाँ गुणा में था, सॉरी यहाँ भाग में था, उधर जाएगा गुणा में हो गया पक्षांतर में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 350 माइनस 24y बराबर 6 पंजे 30 का जीरो, आंसर लगी 3, 5 चौक 20 और आंसर 3 को जोड़ेंगे 23, 230 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस को 24y बराबर 230, 350 जो इधर प्लस है उधर जाके क्या करेगा पक्षांतर में माइनस हो जाएगा, माइनस का 350, ठीक है। अब देखो 350 ये वाला तो हो गया प्लस का और ये वाला हो गया माइनस का, अलग अलग चिन्ह है ना तो घटाना पड़ेगा, जब भी चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करेंगे, जब भी चिन्ह अलग अलग हो तो घटा देंगे, तो इसको घटा देंगे, माइनस का 24y बराबर, अब घटाओ 350 में से 230 को घटाते हैं, 0 में से 0 घटा देंगे 0, 5 3 घटा देंगे 2, 3 में से 2 घटा देंगे 1, ये उत्तर है 120। अब चिन्ह किसका लगेगा हमेशा बड़ी संख्या का, बड़ा कौन है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस वाला बड़ा है 350, तो माइनस का उत्तर आ गया। अब दोनों तरफ देखो, RHS साइड LHS साइड, दाएं पक्ष में बाएं पक्ष दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, ये आया y बराबर 120, बट गुणा में 24 इधर चला जाएगा भाग में। अब 24 के पार्ट में 120 कितनी बार है 5 बार, 24 बार से कट गया, ये कितना है 5, तो इस प्रकार से y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ये आ गया y। y किसको मनाता, पेन को, इसका मतलब पेन जो है एक पेन वो 5 रुपए का आ गया, कितना आ गया एक पेन 5 रुपए का आ गया। अब किसकी रेट निकालनी है, पेंसिल की। अब ये जो y का मान 5 है वो समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, कहां रखना है हमेशा 30 समीकरण रखना है। अब देखो 5 को यहां रखा, 5 इंटू 7 35, 35 को कम घटा देंगे किसमें से 50 में से, तो 35 को जब 50 में घटाओ कितना आएगा 15, और 15 में 5 को भाग दो कितना है 3, तो इस प्रकार से अपना पेंसिल का भी आंसर निकल गया, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरे को जगह चाहिए हल करने के लिए ना, तो इसको देख लीजिए, मैं इसको हल करके दिखाऊंगा यहाँ पे। अब देखिए y का मान रख रहा हूं ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 लिख दिए, x बराबर 50 माइनस 7y बट्टा 5, 7 5, y का मान कितना है 5, तो y की जगह रखेंगे 5, 50 7 में 35, पहले मत काटना, कुछ बच्चे सोचते हैं 5 से काट दे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर घटाव हो रही है, पहले जोड़ घटाव होते हैं तो पहले वो करेंगे, इसके बाद ही कटेगा, गुणा का चिन्ह नहीं है, अगर यहाँ इंटू का चिन्ह होता तो काट सकते थे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 50 से 35 घटा दी 15, इसको काट दो 3, तो x का मान आ गया 3। तो इस प्रकार से पेन का मूल्य आया कितना 5, एक पेन 5 रुपए का है और एक पेंसिल 3 रुपए की है, कितने की है बेटा 3 रुपए की, अपना आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए आज का दूसरा प्रश्न, ठीक है ना। अब एक इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, जो मैंने आपको टेबल कराई थी ना, उस टेबल में समीकरण युग्मों के बारे में बताया गया था कि संगत हल कब होगा, असंगत कब होगा, प्रतिच्छेद वाला ग्राफ कब बनेगा, समांतर रेखा वाला ग्राफ कब बनेगा, संपाति वाला, तो उसी टेबल में से कुछ ना कुछ अलग से पूछ सकता है, वो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। अब देखो क्या पूछा गया, संगत हल, और यहाँ क्या पूछा गया संगत या असंगत हल। अब अपने को चेक करना होगा कौन सा संगत हल है, कौन सा असंगत हल है, ठीक है ना। और कभी कभी यहां से जैसे आप करना प्रश्न ये चेंज हो कैसे आ सकता है, किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी, संपत्ति या समांतर रेखा वाला, तो वो भी जांच करने वाला तरीका उसी सारणी से अपन हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सारणी वाला जो आपको पता है ना, जब a1 a2 b1 b2 दोनों जोड़े पहले वाले बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेद वाला और एक हल, एक हल, ठीक है, प्रतिच्छेद वाला एक हल, और जो हल होता है वो संगत होगा, क्या होगा संगत हल होगा। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, दूसरा जब पहले जोड़े पहला जोड़ा भी बराबर हो
दूसरा जोड़ा बराबर, मतलब सारे बराबर हो। पहला ही जोड़ा बराबर नहीं है, A1 A2 B1 B2 ये भी बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ A1 A2 बटा B1 B2 और C1 C2 सब बराबर है। तो यहाँ ग्राफ बनेगा संपत्ति एक के ऊपर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, और ये अनेक बिंदु पर काट रहे हैं, इसके हुआ अनेक हल। क्या हुआ? अनेक हल। और मैंने वहां पर बताया था, फिर से बता रहा हूं, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, वो संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत हल। एक हल में भी संगत हल, अनेक हल में भी। फिर आता है तीसरा युग्म। देखो ये रैखिक समीकरण युग्म है, इसे मतलब अपने अनुपात तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करोगे तो पता चलेगा किस प्रकार का हल होगा, संगत असंगत, ठीक है ना। इस प्रकार से देखो, संगत हल की दो कंडीशन है, जब पहला जोड़ा बराबर हो, जब बराबर नहीं हो, पहला जोड़ा बराबर नहीं हो और तीनों जोड़े बराबर हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो संगत हल की क्या बनी कंडीशन? संगत हल की कंडीशन ये बनी, जब पहला जोड़ा बराबर नहीं हो और तीनों जोड़े बराबर हो, तब अपना वो संगत हल होगा। और जब पहला जोड़ा बराबर हो लेकिन दूसरा बराबर नहीं है, वो असंगत होगा, ठीक है। जैसे यहाँ A1 A2 B1 B2 और C1 C2, पहला जोड़ा बराबर है लेकिन लास्ट वाला जोड़ा बराबर नहीं है, तो इसका मतलब समांतर रेखा वाला ग्राफ बनेगा, और ये काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं। और जो कोई हल नहीं होता है उसको बोलते हैं असंगत, उसको क्या बोलते हैं? असंगत। तो देखो अब यहाँ पर संगत या असंगत होगा क्या? केवल ये वाला आएगा तो असंगत है, ये आ गया तो भी संगत, ये आ गया तो भी संगत है। तो इसको चलो हल करते हैं। अब अपने को क्या चाहिए? A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये चाहिए। तो पहली समीकरण से A1 B1 C1 प्राप्त होगा, दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये पूरा x के साथ A1 होता है, x के साथ A2 होता है, ये y के साथ B1 y के साथ B2, और ये अपना अचर जो नंबर है वो क्या कहलाएगा? C कहलाएगा। ये C1 ये C2। तो पहले इसको क्या करें? पक्षांतर, इसको इधर लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस में इधर रखे माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो गया? फिर जीरो। इसको इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा? माइनस, इधर माइनस हो, इधर क्या हो गया? जीरो। तो हो गया आपका C का मान माइनस का 7, C का मान -14। चलो करते फिर। ये हो गया अपना A1, ये हो गया A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। तुलना करते हैं, A1 बटा A2 की, B1 बटा B2 की, C1 बटा C2 की। A1 का मान क्या है? 3 बटा 2 पूरे में बटा, यहाँ क्या है? 9। फिर B1 का मान क्या है? 5 बटा 3 पूरे में बटा, और B2 का मान क्या है? माइनस का 10, माइनस से तो लेना है, ठीक है ना, माइनस का 10। फिर C1 देखो, माइनस का माइनस का 7, और यहाँ C2 कितने? माइनस का 14। अब देखो ऊपर देखो अंश हर है, नीचे अकेला नंबर है, तो अपन क्या है? इसके नीचे 1 लगा देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऊपर भी अंश हर हो गया, नीचे भी अंश हर हो गया, ठीक है ना। अंश हर, यहाँ बटा 1 लगा देंगे, ये भी अंश हर हो गया। अब देखो इसकी तुलना करेंगे तो क्या है? बार वाला से गुणा करेगा, बार वाला से गुणा करेगा, 3 इंटू 1 क्या हो गया? 3 इंटू 1, और अंदर वाला से गुणा करेगा, 2 इंटू 9, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, 3 इंटू 1 हो गया 3, 9 इंटू 2 हो गया 18। उसके बाद यहाँ बार वाला से गुणा करेगा, यहां लिख देते हैं 5 इंटू 1, अंदर वाला अंदर से गुणा करेगा, 3 इंटू माइनस का 10, तो ये 5 कम 5, 10 इंटू 3 30 माइनस का है, और ये तो माइनस माइनस कट गया, 7 कम 7 7 14, ये आ गया 1 बटा 2, ये आ गया 1 बटा 2। अब देखो 3 के बार से 1 बार 6 बार, 5 बार से 1 बार 6 बार, तो 1 बटा 6 आया, ये भी 1 बटा 6 आया, लेकिन माइनस का है, ये 1 बटा 2 आया। तो पहला जोड़ा बराबर नहीं हो रहा है, पहला जोड़ा बराबर नहीं हो गया, तो लास्ट वाला को देखना ही नहीं है, पहला जोड़ा बराबर नहीं है, इसका मतलब यहां पर पहला जोड़ा बराबर नहीं हो रहा है। जब पहला जोड़ा बराबर नहीं है तो कौन सा लगता है? ये वाला कंडीशन, मतलब ये वाला रैखिक समीकरण युग में ना ये वाला काम कर रहा है। तो जब पहला जोड़ा बराबर नहीं है, उसके लिए प्रतिच्छेद काटने वाला ग्राफ बनेगा, उसका एक हल होगा, और एक हल को इसको क्या बोलते हैं? संगत हल। इसमें पूछा ना संगत है कि असंगत, क्या हो रहा है? संगत हल है, लिख देंगे संगत हल है, संगत हल है।
ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है ना, ठीक है ना, किस प्रकार के इस टाइप से पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। संगत है कि असंगत है, ग्राफ कैसे बनेगा, एक हल है कि अनेक हल, ये पूछेगा। और या फिर ऐसा दे देगा कि अनेक हल है, तो उसके लिए समीकरण युग्म बताओ, तो अपने इस समीकरण युग्म का अनुपातों की तुलना वाला ये बता देंगे, रैखिक समीकरण युग्म के अनुपातों की तुलना वाला ना। तो अनेक हल वाला कौन सा है, ये वाला, कहाँ गया वो बराबर वाला, ये अनेक हल वालेगा तो अपन ये वाला ले लेंगे। कोई बोले कोई हल नहीं है, उसके लिए क्या होगा, तो अपन बताएंगे ये होगा। एक हल होगा, उसके लिए क्या होगा, तो ये होगा। तो वो ऐसा पूछ के भी ऐसा जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा पूछे तो इसका जवाब ऐसे देंगे, पूछेगा ना एक हल तो ये वाला, अनेक हल तो ये वाला, कोई हल नहीं तो ये, और ऐसा देंगे तो उसका जवाब ऐसे देंगे, उसमें एक हल है, इस प्रकार का जोड़ा दे दिया तो कैसा होगा हल, एक हल होगा। तो किसी प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है, तैयार रहना है, ठीक है ना अपने को। तो वो टेबल आपको बताई थी ना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रश्न आज का। तो देखो बेटा, इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं, इसमें आयत की बात कर रहे हैं, जो भाग है वो कैसा आयत, तो अपन जैसे आयत का चित्र बना लेते हैं। ये देखो आयताकार, ये आयता का चित्र बना लिया ABCD। इसमें दो माप है अपने, एक तो है लंबाई, दूसरा है चौड़ाई, ठीक है, दो माप है। तो पता चल गया दो चीजें ही, तो इसका मतलब एक तो होगा x, एक होगा y। अब कौन सा x होगा कौन सा y होगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन किसी को मान सकते हैं, इसको x माना तो ये y हो जाएगा, ये इसको x माना तो ये y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हल, माना चौड़ाई, उसको x मान लिया, फिर लिखेंगे माना लंबाई, इसको y मान लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक भाग जिसके जो आयताकार है, जिसकी लंबाई चौड़े से 4 मीटर अधिक है, यहां पर लिखेंगे इस प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति क्या कह रहे हैं, लंबाई, कौन सी लंबाई, इन दोनों में से ये लंबाई है, तो लिखेंगे लंबाई। जैसे पढ़ रहे हैं ना वैसे काम करना है, लंबाई, ये लंबाई। एक बात पूरी होगी, देखो इस वाक्य में दो है, एक लंबाई और चौड़ाई है, जिसके लिए बोला गया वो एक बात पूरी हो जाएगी, उसके बराबर का चिन्ह लगाना है। फिर जिसके लिए बोला जा रहा है वो बराबर के बाद होगा। जैसे दो चीजें हैं, मैंने बोला एक पेन और पेंसिल है, तो जैसे मैंने बोला पेन, तो बोला पेन के लिए हो गया, फिर हाथों हाथ बराबर लगाना पड़ेगा। अब मैं दूसरी बात करूंगा पेंसिल के लिए, वो बराबर के बाद होगा। तो यहां पर भी ये ध्यान रखना है, लंबाई है और चौड़ाई है। मैंने जैसे पढ़ा यहाँ पे जिसकी लंबाई, तो लंबाई की बात होगी, लंबाई ले लिया, अब लगाना बराबर ही है। अब दूसरी बात शुरू करेंगे, वो चौड़ाई की होगी, वो बराबर के बाद ही आएगा। लिखा हुआ है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है ना। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई कौन है, x, ये चौड़ाई, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए क्या करेंगे प्लस, अधिक है तो क्या करेंगे प्लस। तो इस प्रकार से अपन समीकरण बनेगी एक, ठीक है ना। इसको अपन सीधा लगा देंगे 4 मीटर। देखो जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक ऐसे बना सकते हैं समीकरण। दूसरा तरीका एक ये भी है, देखो यहां पर दोनों चीजें हैं, इसमें वाला कौन कौन है, लंबाई और चौड़ाई दोनों है। आप ऐसे भी कर सकते, देखो पहले आपने क्या माना, आपने चौड़ाई को माना x, लंबाई को माना y, तो आप लिख देना ऐसे, x लिख दिया, ठीक है ना, आप ऐसे लिख देना, x लिख दिया और y लिख दिया, दोनों तरफ लिख दो, x और y लिख दिया। क्या वास्तव में बराबर है क्या, ये x का मतलब है चौड़ाई और y का लंबाई, क्या बराबर है, नहीं। पढ़ो इसको, पढ़ो क्या कह रही है, लंबाई ना चौड़ाई से 4 ज्यादा है, अधिक वाला ज्यादा है, कौन ज्यादा है, लंबाई, किससे ज्यादा है, चौड़ाई से, कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। इसका मतलब यहां बराबर लगा हुआ है, और बराबर का मतलब होता है ये और ये बराबर होंगे। क्या अभी बराबर है, अभी बराबर नहीं है। अभी इस लाइन के अकॉर्डिंग जो लंबाई है ना, लंबाई को माना भाई, ये वाला लंबाई, ये लंबाई है, ठीक है ना, ये क्या है लंबाई, और ये क्या है चौड़ाई। जो लंबाई है वो ज्यादा है, इससे 4 ज्यादा है, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, कम कौन है, ये। तो जिस तरह कम है ना, उधर जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी करना उधर करेंगे। यहां पर ये ज्यादा है ऑलरेडी, तो ये वाला कम है, इसलिए इधर जोड़ देंगे 4। तो अब इससे क्या होगा, ये वाला बराबर हो जाए, कैसे, देखो जैसे मैंने कहा ये 10 है और ये 6 है, अभी बराबर नहीं है। मैंने मान ली लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब देखो वास्तव में लिख दिया लंबाई 10 थी और चौड़ाई लिख दी 6 और बराबर लगा दिया, वास्तव में बराबर है क्या, नहीं। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि लंबाई है ना इस चौड़ाई से 4 अधिक है, ये तो ऑलरेडी देखो अधिक है, इसका वो वाला कम है ना चौड़ाई, तो उस तरफ अपन क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। जैसे 4 जोड़ोगे तो देखो ये संतुलित हो जाएगी,
बराबर आ जाएगा, है ना। वही काम यहाँ हो रहा है, अंकों को देखने से पता चल रहा है कि हाँ, अब यहाँ चर चर है, इसको देखने से पता नहीं चल रहा कौन अधिक है कौन कम है। भाषा से देखोगे तो पता चलेगा, ये अधिक है 4 इससे, इसका ये तो ऑलरेडी अधिक है, ये कम है तो इधर 4 जोड़ देंगे, एक ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी समीकरण आ गई, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये होगी समीकरण नंबर 1। उसके बाद आगे बढ़ो, का मतलब आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा परिमाप, पूरा परिमाप क्या होता है, देखो ये जो आयत है इसका पूरा परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है पूरा परिमाप। यहां क्या लिखा है, आधा परिमाप, ये तो पूरा है, अपने को चाहिए आधा, और आधा करने के लिए हमेशा 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे, 2 से 2 काट दिए तो क्या आ गया, केवल लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आ गया अर्ध, मतलब आधे वर्त का परिमाप, ये आ गया अर्ध परिमाप, ठीक है ना, आधे वर्त का परिमाप आ गया। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार सेकंड स्थिति, दे रखा है अर्ध परिमाप, तो लिख देंगे अर्ध परिमाप 36 है, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिखा और हल किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण को हल करने का सबसे एक महत्वपूर्ण एक ही नियम है, आरएचएस एलएचएस, दाएं पक्ष बाएं पक्ष संतुलित होना चाहिए। तो मैंने यहां देखा ये तो है आधा परिमाप और इधर हो गया पूरा परिमाप, तो बराबर नहीं है पक्ष, जो दाएं पक्ष बाएं पक्ष से बराबर नहीं, इधर आधा है इधर पूरा है, तो इसलिए 2 से भाग दिया, देखो 2 से भाग दिया, 2 से तो कट गया, क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई बचा, तो केवल ये बचेगा, तो ये आ गया अर्ध परिमाप, और ये भी अर्ध परिमाप। अब संतुलित होगी समीकरण, अब अपना आंसर निकल जाएगा। लंबाई को लिखो जल्दी, लंबाई कितनी देर की है, लंबाई को माना गया y, तो लिख देंगे y, और चौड़ाई को माना गया x, तो लिख देंगे x, बराबर कितना है 36, ये आगे समीकरण नंबर 2। अब आगे हल करने का तरीका वही 3 विधियां, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या द्विघात सूत्र, जिसको बोलते हैं धराचार्य सूत्र, है ना, उसमें से कर सकते हैं। द्विघात वाला नहीं बेटा, सॉरी, वज्रगुणन विधि, ठीक है ना। 3 है, कौन कौन सा है, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा अपना विलोपन विधि, और तीसरा है वज्रगुणा, और चौथा ग्राफ विधि। जो द्विघात सूत्र है वो तो चौथी प्रश्नावली में है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण के अंदर, यहाँ नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, y प्लस एक्स बराबर कितना है 36। अब क्या करना है, अपने देखेंगे समीकरण 1 और 2, तो मुझे यह दिखाई दे रहा है y बराबर ये है, y बराबर x प्लस 4 है, तो मैं y का मान मतलब y की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 4। देखो समीकरण 2 को, समीकरण 2 को देखने से जहां पर y दिख रहा है, इस y की जगह ये रख देंगे x प्लस 4, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है, एक की जगह दूसरे लेना, तो यहाँ पर इस y की जगह कौन ले लेगा, इस y की जगह को x ले लेगा, है ना, तो इस y की जगह रख देंगे x प्लस 4, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये रही, y प्लस एक्स बराबर कितना है 36 है, तो इस y की जगह पहली समीकरण देखो, समीकरण 1 में y की जगह x प्लस 4 रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे x प्लस 4 प्लस x बराबर 36, x प्लस एक्स 2x हो गया। अब क्या करेंगे 2x, ये प्लस में होता क्या माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। 36 में से 4 घटाओ 32 आ गया, यहाँ 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो x मान कितना आ गया 16, तो ये आ गया आपका x 16। इसका मतलब आपने x माना किसको था, इसको माना था, ये 16 हो गया चौड़ाई, और यहाँ पर देख रखा है y जो लंबाई है इससे चौड़ाई से 4 ज्यादा है, इसका मतलब ये 16 है, तो इसका मतलब ये 20 है 16%, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे। अब किसका निकालना है, x किसको माना था चौड़ाई, तो इसका मतलब चौड़ाई आ चुकी है, क्या आ चुकी है, चौड़ाई, आयत की चौड़ाई आ गई, पहला आंसर आ गया। अब लिखा है लंबाई, तो लंबाई का मतलब y के लिए क्या है, ये देखो y बराबर है x प्लस 4, तो y बराबर आ गया 16 प्लस 4, y का माना गया 20, ये आ गया आपकी लंबाई, आंसर आ गया। इसने बोला था ना विमाई निकालो, विमाई का मतलब भुजाई, लंबाई क्या है चौड़ाई है, वो आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहे हैं ना, ये किसी 3.123 का मैं नहीं बता रहा, मैं पूरी प्रश्न 3 में से जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं सोच रहा हूँ प्रश्न नंबर 4 कौन सी प्रश्नावली का है, 3.1 का है कि 2 का है, 3 का, वैसे नहीं बता रहा। ये पूरे चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चौथा नंबर अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ध्यान रखना। ये देखिए क्या करे, दो संख्या है जिस मान लो एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, और उसका अंतर बता रहा है, मतलब यहाँ एक संख्या यहाँ नंबर होगा, एक यहाँ नंबर होगा, वो पता नहीं क्या है, लेकिन उसका जो अंतर करोगे ना वो कितना आएगा, 26 आएगा। तो यहाँ हो गया 26। अब वो दो संख्या बोली, संख्या नहीं पता तो अपन मान लेंगे, एक को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया, तो इस प्रकार से पहली समीकरण आ गया x माइनस वाई बराबर 26। फिर आगे क्या करें, दूसरे के लिए एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है इसका, ठीक है ना। तो एक संख्या, जैसे मैं इसको एक संख्या माना, इसको दूसरी संख्या माना, तो जैसे पढ़ रहे हैं ना, अभी बताया था एक वाक्य में एक लाइन के अंदर दो की बात होगी, तो एक पहली बात पूरी हो जाए बराबर लगा देना, फिर दूसरी बात स्टार्ट करोगे तो वो बराबर की बात करोगे। तो मैंने जैसे पढ़ा एक संख्या, तो ये हो गया, फिर दूसरी संख्या, ये दूसरी बात हो जाएगी, यहाँ पर दूसरी संख्या की बात शुरू हो जाएगी, यहाँ तक की जो बात है पहली संख्या की है, तो एक संख्या जिसको माना x को माना एक संख्या बराबर, फिर दूसरी संख्या के लिए जिसको y माना, ये 22 तीन गुनी है, तो ये जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इंटू 3, 3 गुनी 3 से गुना, तो ये क्या हो गया 3y। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 आ गई आपकी ये, तो इसका मान उसमें रख देंगे, विलोपन विधि से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, माना एक संख्या बराबर x है, माना दूसरी संख्या y है, ठीक है ना। प्रश्न अनुसार प्रथम स्थिति, दोनों का अंतर कह रहे ना, संख्या का अंतर, तो x और y इसका अंतर ले लिया 26, समीकरण नंबर 1 आ गई, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, जब भी पेपर अटेंड करोगे और उसके अंदर जो भी पर्सन आता है, तो उस पर्सन के अंदर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जरूर लिखना, क्योंकि फॉर्मूले के फिक्स नंबर होते हैं 1/4 या फिर 1/2, ये फिक्स नंबर होते हैं फॉर्मूले के, सूत्र के, या तो 1/2 फिक्स होता है या फिर 1/4 होता है, वो पर्सन नंबर के आधार पर है। अगर छोटा पर्सन है तो उसमें कम नंबर कर देगा, बड़ा पर्सन है तो उसके अंदर 1/2 फिक्स कर देगा। तो ये फ्री के नंबर है जो अपने को बोर्ड देगा अपने, है ना। तो ध्यान रखना, जहां पर जिस सवाल में सूत्र यूज हो रहा है वो सूत्र लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर समीकरण आ गई x माइनस वाई बराबर 26, पहली समीकरण। अब दूसरे समीकरण के लिए यहाँ से पढ़ेंगे, प्रश्नानुसार सेकंड स्थिति क्या कह रहे हैं, ये फर्स्ट स्थिति, ये सेकंड स्थिति। एक संख्या, दो बातें हो रही है, एक संख्या की हो रही है और दूसरी संख्या की हो रही है, दो बात हो रही है। तो पहली बात x, एक बात है ना एक संख्या के लिए, तो x बराबर दूसरी की 3 गुनी, ये रही दूसरी उसकी 3 गुनी, तो क्या हुआ x बराबर 3y, यह आ गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे, इसका मान उसमें रखेंगे, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं समीकरण 1 ये रही, x माइनस वाई बराबर 26, इस x की जगह 3 रख देंगे, 3y, ये अगर 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से एक y घटा देंगे, 2y बराबर 26, y आ गया इधर बराबर 26, जो 2 गुणा में था उधर पक्षांतर में जाएगा भाग में, तो y का मान आ गया, कट गए 13, y का मान कटकर कितना आ गया 13 आ गया। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। जैसे y रखोगे 13 और क्या करेंगे 3 से गुणा करते 39, 3 से गुणा कर दोगे तो x का मान आ गया, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देंगे, समीकरण 2 ये रही, x बराबर 3y, 3 और इसका आ गया 13, ये हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से एक संख्या 39 है और एक क्या है 13 है। पर जब अगर उत्तर जांच करनी कैसे करेंगे, देखो कह रहा ना दोनों का अंतर कितना है 26, तो देख लो 39 ले लो वो 13 ले लो, घटा के देख लो कितना आ रहा है 26 ही आ रहा है, आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 5 आज का, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा और उसके अतिरिक्त चलने की दूरी
पर अलग भाड़ा, दो प्रकार के भाड़ा, भाड़ा मतलब किराया, दो प्रकार का किराया चार्ज किया जाता है। एक होता है नियत, नियत मतलब फिक्स, एक तो फिक्स किराया है, और एक होता है पर किलोमीटर का, लिखा ना, चलने की दूरी मतलब प्रत्येक किलोमीटर का किराया, प्रत्येक किलोमीटर पर। तो फिक्स किराया अलग है और प्रत्येक किलोमीटर का अलग है। मान लो अपन टैक्सी में बैठे, नियत भाड़ा वो उसका बोला 10 रुपए है, वो 10 रुपए तो देना है, वो फिक्स है, ठीक है ना। अगर अपने को बोला, अपने बोला गया कहाँ जाना है, हमने कहा 3 किलोमीटर दूर है वहां तक जाना है, तो 3 किलोमीटर दूरी जानी है, तो उसने बोला कि 3 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का किराया 20 रुपए। फिक्स का मतलब बैठती 10 रुपए तो देनी है, ठीक है ना। उसके बाद में बोला प्रत्येक किलोमीटर किराया अलग से देना है। अगर अपने को 3 किलोमीटर जाना है, मैंने कहा मुझे 3 किलोमीटर तक जाना है, तो उसने बताया 1 किलोमीटर का चार्ज होगा 20 रुपए, तो पर किलोमीटर जितने किलोमीटर चलेंगे उसका चार्ज वसूलेगा अलग से। तो 1 किलोमीटर चलूंगा तो 20 रुपए देने पड़ेंगे, फिर से 2 किलोमीटर चलूंगा तो 40 रुपए देने पड़ेंगे, 3 किलोमीटर चलूंगा तो 60 रुपए देने पड़ेंगे। तो 1 किलोमीटर का 20 रुपए है, तो क्या करेंगे, 3 किलोमीटर जाना है तो इंटू 20 रुपए, तो इस प्रकार 10 रुपए तो फिक्स किराया हो गया, फिक्स चार्ज। और 3 किलोमीटर में पर किलोमीटर के किराया हिसाब से 3 2 6 60 रुपए हो गए, इनको जोड़ा तो कितना आ गया 70 रुपए। तो ये समीकरण बनी ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर है, जैसे मैंने कहा मुझे 3 किलोमीटर जाना है, यहाँ पर क्या करें 10 किलोमीटर है, तो जब 10 किलोमीटर के हिसाब से होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैंने दिया है फिक्स का, कितना फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा, जिसको बोला है फिक्स चार्ज, नियत भाड़ा 10 पे दिया है। अब पता ही नहीं कितना है, वास्तव इस सवाल के अंदर कितना लिया गया नहीं पता, तो वो मानेंगे एक्स है, ठीक है ना, क्या मानेंगे एक्स। और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, ठीक है ना, पर किलोमीटर चार्ज वो भी पता नहीं है, जैसे मैंने यहाँ तो माना 20 रुपए होना, उसका नहीं पता, वो क्या मानेंगे वाई। तो इस प्रकार से ये एक्स रुपए प्लस 10 इंटू वाई 10 वाई मिला करके कुल भाड़ा कितना होता है, 10 किलोमीटर का भाड़ा होगा 105 रुपए, कितना होगा 105 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से समीकरण अपनी बन चुकी है। ठीक, यहां से करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा, या शॉर्ट में लिख देते हैं माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा एक्स, और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर चली गई दूरी वो वाई रुपए, ये एक्स रुपए वो वाई रुपए। फिर प्रश्न अनुसार प्रथम स्थिति 10 किलोमीटर के लिए, तो लिख देंगे 10 किलोमीटर के लिए कितना है 105 रुपए भाड़ा है। तो समीकरण क्या बनी, 10 किलोमीटर के लिए 105 भाड़ा है, इसका मतलब ये कुल भाड़ा है जिसके अंदर नियत भाड़ा भी शामिल है और प्रति किलोमीटर का किराया भी शामिल है, ठीक है ना। तो लिखेंगे नियत भाड़ा, जैसे यहाँ पर एक्स था तो वैसे नियत भाड़ा एक्स रुपए देने ही पड़ेंगे, साथ ही 10 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से कितना वाई, तो पर किलोमीटर वाई के हिसाब से कितने रुपए देने होंगे 105 मिला करके। तो ये हो गया एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105 रुपए, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक, इसी तरह प्रश्न अनुसार सेकंड स्थिति बनेगी। और अगर 15 किलोमीटर जाना हो तो लिख देंगे 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अब 15 किलोमीटर के हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया था ना, पर किलोमीटर 20 रुपए, तो 2 किलोमीटर में 40, 3 में 60, वैसे ही यहाँ पर किलोमीटर का चार्ज नहीं दे रखा। अगर दे रखा होता 10 रुपए 20 रुपए 30, यहाँ गुणा करा देते, वो किराया पता ही नहीं कितना है, तो उसको वाई माना है तो वाई से गुणा कराएंगे। और इस प्रकार पर किलोमीटर का चार्ज और फिक्स चार्ज मिलाकर के कुल कितना चार्ज हो रहा है, कुल कितना किराया ले रहा है 15 किलोमीटर में 155 रुपए, या 155 रुपए। तो यहाँ पर समीकरण क्या बन गया देखो, देखो यहाँ समीकरण बन गया अपनी x प्लस 15y बराबर 155 रुपए, यह आगे समीकरण नंबर 2। अब अपन यहाँ सीखेंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि मैंने सिखा दी ना, अब विलोपन विधि सीख रहे हैं। देखो पहले समीकरण ले लिया अपने x प्लस 10y बराबर 105। अभी तक सवालों में अपन ने विलोपन विधि नहीं यूज ली, अभी तक सवालों में अपन ने प्रतिस्थापन विधि को यूज किया था। अब मैं यहाँ सिखा रहा हूँ विलोपन विधि, ठीक है ना।
अब दूसरी समीकरण आ गई x प्लस 15y बराबर 155 रुपये। देखो यहाँ पर x और x का मान समान है, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण। तो मैंने क्या किया, इस लास्ट वाले पद के चिन्ह बदल दिए, ये प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, ठीक है ना, विलोपन विधि से कर रहे हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, जब चिन्ह अलग अलग होता है, जैसे यहाँ चिन्ह अलग अलग है वो कट जाता है, बाकी वाले पदों को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था बेटा, चिन्ह एक जैसे थे, ये भी प्लस है, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का, अलग अलग चिन्ह थे तो काट नहीं सकते। लेकिन यहाँ पद समान है, देखो एक्स एक्स का पद समान, तो अपन क्या करें, लास्ट वाले जब पद समान, जैसे साइन प्लस प्लस का हो तो हमें ध्यान रखना, जब प्लस प्लस का है तो क्या करना है, घटाना है। जब भी चिन्ह समान दिखे आपको, प्लस प्लस का आ जाए या माइनस माइनस का आ जाए, चिन्ह समान दिखे, जैसे यहाँ प्लस प्लस का आ गए या दोनों माइनस माइनस का आ गए, तो क्या करना है, अपने को घटाना ही है, इसलिए घटा दिया। और घटाते तो चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। घटाने पर क्या होता है, माइनस का होता है माइनस, तो माइनस प्लस गुणा माइनस, माइनस प्लस गुणा माइनस, माइनस प्लस गुणा माइनस, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, लास्ट वाले पद के चिन्ह उल्टे कर दिए, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब देखो ये प्लस का था, प्लस का है, ये भी प्लस का था, लेकिन अब क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया। ये होता है विलोपन विधि में एक चर को गायब कर देना। अब देखो कट गया मतलब जीरो हो गया, अब चर गायब हो गया, खाली y का रह गया। अब देखो 10y प्लस का है और 15y माइनस का है, 10y प्लस का है और 15y, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ चिन्ह अलग अलग है, तो घटेगा ना। और घटने के बाद क्या आएगा, देखो घटाने पर आया कितना है, 5y। अब बड़ा कौन है, उसका चिन्ह लगो, बड़ा है 15, माइनस का तो माइनस का लगेगा, क्या आएगा, माइनस का 5y, माइनस का 5y बराबर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखो माइनस का 55 155 और प्लस का 105 है, ये प्लस का है और ये नंबर माइनस का है, तो यहाँ चिन्ह अलग अलग है, घटा दो। घटाने कितना है, देखो 5 5 के 0, 15 में 10 गया 5, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, उसका चिन्ह आएगा। दोनों में से बड़ी संख्या 155 है, माइनस की तो माइनस का आ गया, तो यहाँ आया माइनस का 50, माइनस माइनस कट गया, ठीक है ना। क्या हुआ, अब बच गया 5y बराबर 50, y बराबर 50, ये 5 गुणा में था, भाग में चला गया, y का मान आ गया 10, कितना आ गया, y का मान 10 आ गया। अब क्या करेंगे, ये y का मान 10, दोनों में से किसी एक भी समीकरण रख दो, चाहे एक में रख दो चाहे दो में रख दो, मैंने कहा रखा, चलो एक में रख देते हैं। तो ये वाली एक समीकरण है ना, समीकरण एक ही है और ये समीकरण दो है, तो मैं रख दिया एक में, y का मान एक में रखने पर, ठीक है ना, तो एक में रख देंगे। ये समीकरण एक, x प्लस 10y बराबर 105, तो y की जगह 10 रखेंगे, तो x प्लस 10, यहाँ आ गया 10 इंटू में बराबर 105, 10 इंटू 10 100 हो गया, 105 आ गया, x का मान 105, ये 100 प्लस का था, उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो गया। तो इस प्रकार x का मान कितना आ गया बेटा, x का मान 5 आ गया। इसने बोला है ना, ये देखो कहाँ बोला है, ये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो पता चल गया। नियत भाड़ा क्या माना था अपने, नियत भाड़ा वाला फिक्स भाड़ा, फिक्स किराया, वो उसको x माना था, तो पता चल गया नियत भाड़ा क्या था, 5 रुपए था आंसर, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या था, 10 रुपए था आंसर। उसके बाद उसने और क्या पूछा, उसने ये और पूछा है, अगर उसने 15 किलोमीटर की यात्रा की है तो कितना किराया देना होगा। तो देख लीजिए 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना होगा, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या समीकरण बनी, फिक्स किराया प्लस 15 किलोमीटर का किराया बराबर कितना होगा, पता नहीं। तो फिक्स किराया कितना आया, फिक्स किराया 5 रुपए, 15 और y का मान कितना आया, 10 रुपए, तो देखो 5, ये हो गया 150, इनको जोड़ लो कितना आ गया, 155 रुपए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, अच्छा 25 किलोमीटर पूछे है, सॉरी, तो यहाँ 25 रख दो, फिर 25 रख दो यहाँ पे, तो 25 में 10 करो कितना आ गया, 250, 250 और ये 5 जोड़ लो कितना आ गया, 255 रुपए। जब वो 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा ना, 25 किलोमीटर के लिए, तो ये आएगा, बोले ना 25 किलोमीटर यात्रा करने कितना किराया होगा, तो ये रहा 25 किलोमीटर के लिए फिक्स किराया और 25 किलोमीटर का किराया, पर किलोमीटर का चार्ज है ना, तो 25 किलोमीटर किराया वाई, तो फिक्स 5 आया, देखो फिक्स का मान 5 रुपये आया, 25 पर किलोमीटर किराया 10 रुपये आया, तो 10 लिखा अंदर, 25 10 गुना किया 250, तो 5 को जोड़ 255 रुपये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना, 255 रुपये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या फिर आज का, यदि किसी भिन्न की अंश और हर में, क्या होता है अंश हर, जो भिन्न होती है वो अंश
बटा हर में लिखी जाती है। और उस भिन्न का अंश भी नहीं पता, हर भी नहीं पता, तो अपन मान लेंगे अंश x है और हर y है। फिर क्या करें, दोनों में दो 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 जोड़ दी जाए, अंश और हर में, मतलब ऊपर भी दो जोड़ देंगे, नीचे भी दो जोड़ देंगे, अंश में भी दो जोड़ देंगे, हर में भी दो जोड़ देंगे, तब वह 9/11 हो जाती है। तब ये बन गई अपनी 9/11 ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से बनी। तो चलो लिखते हैं इसमें, माना अंश x माना हर y, तब भिन्न क्या होगी, x/y। फिर प्रश्न अनुसार प्रथम स्थिति क्या कह रही, प्रथम स्थिति अंश और हर में दोनों में दो जोड़ दे रहे, ये रहा अंश ये रहा हर, इसमें भी दो जोड़ देंगे और यहाँ भी दो जोड़ देंगे, तो प्राप्त होगा क्या, 9/11। क्या प्राप्त होगा, 9/11। ठीक है, ये होगी पहली समीकरण। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा, वज्र गुणा करेंगे। बड़ा वाला नंबर कौन सा है उससे गुणा करा देंगे, 9/11 में पहले 11 है तो पहले गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करवा देंगे। 11 को गुणा करेंगे इससे x+2 से, फिर 9 को गुणा करेंगे y+2 से। तो देखो क्या होता है, 11 × x करेंगे तो 11x आ गया, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 आ गया, फिर 9 को y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर 9y आ जाएगा, प्लस 9 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है ना, 18। अब इसके बाद क्या करना है, चर को एक साथ में लेके आएंगे और अचर को एक साथ लेके आएंगे। तो यहाँ हो गया 11x, ये रहा 9y, इधर प्लस का इधर लेके आ जाओगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 9y बराबर 18। ये प्लस का y है, उधर जाके प्रशांत क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, 11x माइनस का 9y, 18 प्लस का 22 माइनस का, घटाने पर 4 बच गया, और चिन्ह लगेगा किसका, बड़ी संख्या का। दोनों बड़ा कौन है, 22 बड़ा है माइनस का, तो ये आ गया समीकरण नंबर 1, ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह बनाएंगे प्रश्नानुसार सेकंड स्थिति से। प्रश्नानुसार सेकंड स्थिति क्या करें, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे जाए, ये रहा अंश ये रहा हर, दोनों में 3 जोड़ो, ऊपर भी 3, अंश में भी 3 जोड़ो, हर में भी 3 जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, तब वह 5/6 हो जाती है, ये 5/6 हो गई। वही तिरछी गुणा, ठीक है, इसकी तरह 6 को इससे गुणा करेंगे पहले बड़ा अंक से, तो 6 को इससे गुणा करेंगे x+3, y को इससे गुणा करेंगे y × y+3, 5 × y+3, इसको गुणा करो 6x आ गया, इसको गुणा करो 18 आ गया, इसको गुणा करो 5y आ गया, इसको गुणा करो 15 आ गया, फिर 6x, इधर प्लस का इधर लेके आ जाओ, माइनस का 5y, ये प्लस का 18 उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का 18। तो अब देखो 6x माइनस का 5y, इसको घटा देंगे क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। ये हो गया अपनी समीकरण नंबर 2। अब वही विधियां, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणा या फिर ग्राफ विधि, तो देखते हैं इसको किससे हल करना चाहिए। इसको ले लेते हैं अपन विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो विलोपन विधि से लेते हैं। समीकरण 1 लिखा तो 1 लिख रहा हूं मैं, 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, फिर इधर ले लिया मैंने 6x माइनस का 5y बराबर ले लिया माइनस का 3। अब जैसे मैंने आपको बताया था, दोनों प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए, यहाँ में प्लस प्लस आ जाए या यहाँ में प्लस प्लस आ जाए, या दोनों माइनस माइनस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए, तो अपन क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं। लेकिन अपन घटा भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि y यहाँ 9y है, यहाँ 5y है, अगर ये भी 9y होता ये भी 9y होता तो अपन घटा के इसको काट देते, विलोपन विधि से विलुप्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ देखें तो ये भी 11x है, ये 6x, ये भी बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। तो ऐसे क्या करें, ऐसे क्या करें कि यहाँ पर ये आसानी से क्या हो जाए, समान हो जाए और इजीली बराबर भी हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने कर दिया, ये देखा, ये देखो 9 के पार्ट में ये 5 नहीं आ रहा और 5 पार्ट में 9 नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, यहाँ जो 5 है इसको गुणा करा देंगे, 5 को इससे गुणा करें कितना आ गया, 9 × 5 = 45, 9 को इससे गुणा करो कितना आ गया, 45। तो इस प्रकार इस 5 को ऊपर वाले पूरे से गुणा करा देंगे, उस 9 को नीचे पूरे से गुणा करा देंगे, गुणा करने में से क्या होगा, दोनों 45 45, वाई वाई कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर अपन कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण कौन सी है, 1 है, इसको गुणा कर देंगे, यहाँ 5 है ना तो 5 से गुणा कर देंगे। फिर समीकरण नंबर 2 है, इसको गुणा कर देंगे, 9 है ना तो 9 से गुणा कर देंगे, नहीं ये 9 है, नीचे गुणा कर देंगे पूरे को 9 से, नीचे 5 है गुणा कर देंगे पूरे से 5। ऐसा कब करना है, जब दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं आ रहे, जैसे 9 के बारे में ये 5 नहीं आ रहा और 5 के बारे में 9 नहीं आ रहा,
ये दोनों अलग अलग है, समान पद भी नहीं है, ठीक है ना, तब करेंगे सर, ठीक है। तब 5 है ना ऊपर पूरे से गुणा करेगा, 9 है ना नीचे वाले पूरे से गुणा करेगा, ठीक है ना। अब 5 को पूरे से गुणा करना, पूरे से, पूरी समीकरण से, इससे भी इससे भी इससे भी, ठीक है। तो गुणा करते हैं, 5 को गुणा करें कितना गया 55x माइनस 5 को 9 से गुणा करें 9 5 45y, 5 को 4 से गुणा करना पड़ेगा माइनस का 20, फिर 9 है, 9 को गुणा करें 9 6 54x, 9 5 45y, 9 ते 27, ये आ गया, ये समीकरण नंबर 3 आ गई, ये समीकरण नंबर 4 आ गई। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पद समान है, ये देखो y वाला ये भी 45y आ गया और ये भी 45y आ गया, पद समान हो गया ना, 45y 45y। अब काट नहीं सकते, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि यह माइनस माइनस है, तो ये ध्यान रखना, मैंने बताया था माइनस माइनस आ जाए या प्लस प्लस आ जाए, चिन्ह समान दिखे, चिन्ह समान दिखे तो क्या करना होगा, घटाना होगा, तो घटा देंगे, लास्ट वाले पदों घटा देंगे तो इसमें चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का तो माइनस हो गया। अब देखो ये माइनस का है और अब ये वाला प्लस का हो गया, ये तो माइनस का है ही, ये वाला 45y माइनस का था, लेकिन अब क्या हो गया प्लस का, तो ये y माइनस का, ये 45 का कट हो गया। अब देखो 55x प्लस का, ये 54x माइनस का, तो प्लस का बड़ा है तो प्लस का 1x बच गया, बराबर 20 माइनस का और 27 भी किसके हो गए, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, माइनस का तो प्लस का। अब देखो 20 माइनस का और 27 किसके हो गए, प्लस के, तो क्या बचेगा, प्लस का 7 बचेगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस का प्लस का अलग अलग चिन्ह है, तो क्या करेंगे, अलग अलग चिन्हों तो घटाएंगे, और जो भी उत्तर आएगा उसमें चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या का बड़ा कौन है दोनों में से, 27 बड़ा है प्लस का, ठीक है ना, ये मत देखना माइनस का, ये माइनस का था, अब इसको नहीं देखना, अब ये वाला देखना प्लस का, ठीक है ना, तो प्लस का था। इस प्रकार से x क्या आ गया, x का मान 7 आ गया, क्या आ गया, x का मान 7। अब x का मान 7 है तो x है क्या, x अपना अंश है, क्या है, अंश, तो ये आ गया अपना 7। अब अपने को क्या करना है, y का मान निकालना है, तो y का मान कहां से निकालोगे, किसी एक समीकरण रख दो, समीकरण 1 2 में रख दो, क्योंकि समीकरण 3 ये 3 और 4 ये तो गुणा करने में बड़ी होगी, तो यहां मत रखना, छोटे समीकरण में रखना है, या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ठीक है। तो y के मान को मैं छोटे समीकरण, y के मान को मैं छोटे समीकरण कौन सी किसमें रखूं, देखो समीकरण नंबर 1 कहां है, ये रही, और समीकरण नंबर 2 ये रही, तो अपन रख लेते हैं छोटे समीकरण इसमें रख लेते हैं, ठीक है, सेकंड समीकरण रख लेते हैं, तो लिख देंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अगर किसी में रखो आंसर आया, यहां रखो पहली में, दूसरी में, तीसरी चौथी कहीं भी रखो आंसर तो आएगा ही, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन छोटी समीकरण ले रहे हैं ना, इसमें रख देते हैं ताकि कैलकुलेशन छोटी आएगी फिर, है ना, इसलिए समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड समीकरण क्या है, सेकंड समीकरण है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, x का मान 7 है तो जहां x है वहां 7 लिखेंगे, 6 इंटू में 7 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, 6 7 42 हो गया, माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब माइनस 3 को तो लेके आ जाओ, माइनस 3 इधर आ गया तो प्लस का हो गया, माइनस 5 उधर चला गया तो प्लस का y हो गया, ये हो गया आपका 45, ये हो गया 5y। अब क्या करेंगे, y इधर रखेंगे, इधर 45 है, 5 उधर गुणा में, इधर गुणा में था इधर आके भाग में चला गया, ये आ गया 5 में 45, y का मान आ गया, इस प्रकार से y आ गया 9, तो भिन्न संख्या क्या होगी 7/9, नोट कर लीजिए। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये अपना जो ना दूसरा पार्ट है, इसका पहला पार्ट था एमसीक्यूज वाला, ऑब्जेक्टिव वाला था, ये दूसरा पार्ट है जिसके अंदर वेरी शॉर्ट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए थे। इसका थर्ड पार्ट एक और बनेगा जिसके अंदर भी आगे जो और प्रश्नावली है ना, जैसे इसके अंदर देखो 3.1, फिर आ गया 3.2, फिर 3.3, अभी तक अपन ने 3.1 3.2 को कवर किया है, आज तक ये जो लास्ट प्रश्न है यहाँ तक अपना 3.1 3.2 कवर हुआ है। अब एक लास्ट वीडियो बनेगा इसमें से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, सिलेक्टेड वाले अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसका वीडियो मैं कल लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो आज वाला जो है लास्ट पर्सन वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ये कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, देखो आई वाले सवाल जब भी है बेटा तो क्या करना है, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले अपने को उनकी वर्तमान उम्र, वो वर्तमान में कितने साल के मानना है, वर्तमान में कितने साल के वो मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 जने, एक तो जैकब हो गया और उसका पुत्र, जैकब को मैं मान लेता हूँ जे, मैंने जैकब को क्या बोला जे, और मैंने पुत्र को क्या बोला पी, ठीक है ना। जैकब की आयु और पी फॉर पुत्र की आयु,
अभी कितने साल के पिताजी उसके नहीं पता, और पुत्र कितने साल का नहीं पता। अपन दो जनों को देख के एक को एक्स मान लेते हैं और एक को वाई मान लेते हैं, मान लिया। अब एक बार ये भी सोचो, मान लो पिताजी 30 साल के हैं, ठीक है ना, मान लो पिताजी 30 साल के हैं और पुत्र 5 साल का है, या 4 मान लेगा, 4 साल के हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 साल बाद, जब बाद का बोले तो क्या होगा, तो पिताजी भी 5 साल बड़े हो जाएंगे, 35 साल के हो जाएंगे, पुत्र भी 5 साल बाद बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 साल हो जाएगा। अपन सभी 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, सबकी उम्र सब 5-5 साल बढ़ जाएगी। ये नहीं है, मान लो अगर 5 साल बाद की बात करें तो अपन कभी मिलेंगे तो मान के चलो, ये नहीं है कि खाली मेरी उम्र बढ़ेगी आप लोग उतने की रहोगे, नहीं, आप सबकी उम्र भी बढ़ जाएगी 5 साल, तो एक समान बढ़ेगी, एक समान घटेगी सबकी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सब में जब बाद की बात है, 5 वर्ष बाद बोले तो सब में 5-5 जोड़ना है। बाद बोले जैसे 5 साल बाद है तो 5-5 जोड़ो, 7 साल बाद है तो 7-7 जोड़ दो। अब जब यहाँ पूर्व 5 वर्ष पूर्व बोला गया, क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व, जब पूर्व की बात है तो सब में से घटा देंगे, 5 माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या करना है, 5 साल वर्तमान आयु निकालेंगे, फिर 5 साल बाद की निकालेंगे, फिर 5 साल पहले की निकालेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो पहले वर्तमान आयु होगी, फिर 5 साल बाद तो ये हो जाएगा x+5, ये हो जाएगा y+5। उसके बाद में क्या देखें, 5 साल पहले तो ये हो जाएगा x-5, ये हो जाएगा y-5। ये वर्तमान उम्र, ये 5 साल बाद की, ये 5 साल पूर्व की पिताजी की आयु, ये वर्तमान उम्र, ये 5 साल बाद की आयु, ये 5 साल पूर्व के पुत्र की आयु, ये हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चलते हैं सवाल में हल। माना मैं जैकब को जे लिख रहा हूं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है ना। प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति क्या करें, अब देखो कैसे बनाते हैं समीकरण, वो देख लेते हैं। ये हो गया जैकब की आयु, ये हो गया पुत्र की आयु, समीकरण बनानी ना, इसलिए बीच में लगा दो बराबर। अभी तक बराबर नहीं है, पता है पिताजी और ये पुत्र है, तो पिता की आयु तो ज्यादा होगी, पुत्र की आयु कम होगी, तो बिल्कुल इनकी उम्र बराबर नहीं हो सकती। तो अपने को यहाँ से आइडिया हो गया, इनकी उम्र ज्यादा है, पिताजी है ना ये जैकब, तो इनकी उम्र तो पहले से ज्यादा है, इसका मतलब ये कम है, जो भी गुणा होनी है प्लस होना है वो इधर ही होगा, कम की साइड, ठीक है, ध्यान रखना। तो अपन क्या करेंगे, अब आगे पढ़ लेते हैं। फिर क्या लिखा है, जैकब, यहाँ पढ़ो, जैकब की आयु मतलब ये पिताजी, जिसको क्या माना था, कौन सी आयु, पढ़ लेंगे अभी। देखो 5 साल बाद के लिए बोल रहे हैं, तो 5 साल बाद के लिए कौन सा होगा, ये 5 साल बाद कौन सा होगा, ये जोड़ देंगे। तो 5 साल बाद जैकब की आयु x+5 बराबर 5 साल बाद पुत्र की आयु। अब देखो पिताजी और पुत्र की आयु कभी बराबर हो ही नहीं सकती, है ना, तो पिताजी की उम्र ज्यादा होगी और ये कम होगी। अब समीकरण के अंदर बराबर लेके आना है, तो कैसे करेंगे, समीकरण को संतुलित करना है ना, तो बराबर कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये तो ऑलरेडी 3 गुनी है, कौन कम है, पुत्र की आयु कम है, तो पुत्र की साइड में गुणा कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो जब भाषा पढ़ो वैसा क्या काम, वैसा काम करें। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 साल बाद जैकब की आयु, ये रही पुत्र की आयु की, ये रही पुत्र की आयु 3 गुनी, ये 3 गुनी। तो यहाँ जो आयु बोल रहे हैं ना 5 साल बाद वाले बोलना है, तो अपने को 5 साल बाद वाले लेना है, वर्तमान और पूर्व वाला नहीं देखना, 5 साल बाद के देखना है। 5 साल बाद पिताजी की आयु जो है ना पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो ऐसे समीकरण बन गई, ठीक है ना। अब देखो इसको हल करेंगे तो x+5 बराबर 3 को से गुणा किया 3y प्लस का प्लस 3 को से गुणा किया 15, चर वाले को एक तरफ लियो, ये रहा चर, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये x माइनस 3y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकंड स्थिति में, ये रहा प्रश्न अनुसार सेकंड स्थिति, 5 वर्ष पूर्व, ये रहा जैकब की आयु। अब देखो यहाँ पर बराबर नहीं है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 3 कर देंगे, ठीक है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समीकरण बन चुकी है अपनी यहाँ पर। अब यहाँ देखो जैकब की आयु पिताजी और पुत्र की आयु, इनको बराबर मतलब समीकरण बनाना है, इनकी आयु को बराबर करना है, तो ठीक है कैसे करेंगे। और अपन पता है जैकब है पिताजी तो ज्यादा उम्र के, पुत्र हो कम उम्र का होगा, तो यहाँ से पढ़ते हैं 5 वर्ष पूर्व, ये वाले पिताजी की आयु 5 साल पहले, और 5 साल पहले पुत्र की आयु। 5 साल पहले जो है ना जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कितनी थी, 7 गुनी थी। इसका मतलब ये तो ऑलरेडी 7 गुनी है, पहले से ही है, पिताजी की उम्र ज्यादा,
कम कौन है? पुत्र कम है, तो पुत्र वाली साइड में गुणा कर दो, 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया x माइनस 5, 7 किससे गुणा किया? 7 y, इससे गुणा किया 35 हो गया। ठीक है, अब ये हटा देते हैं जे और पी। अब ये समीकरण बन चुके अपन। ठीक है, अच्छा को एक तरफ लियो, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये x माइनस 7y, ये माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 30 आ गया, चिन्ह लगा बड़ी संख्या का, यह समीकरण नंबर 2 आ गई। ठीक है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। समीकरण 1 को लूंगा x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। विलोपन विधि से देखेंगे, देख पा रहा हूं मैं यहाँ x और x पद समान है, इन दोनों में चिन्ह क्या दिख रहा है? प्लस प्लस का। तो मैंने बताया था पहले विलोपन विधि में भी, जब दोनों प्लस प्लस दिख जाए या दोनों में माइनस माइनस दिख जाए तो क्या करना होगा? घटाना होगा। तो घटाते समय क्या करना होगा? इन सब के चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, अगर पद समान नहीं होते तो पद समान करने पड़ते हैं। यहाँ जैसे मान लो यहाँ 2x होता, यहाँ x है, अब ये पद समान नहीं है तो यहाँ मुझे पद समान करने के लिए क्या, यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो फिर 2 से गुणा करते हैं इसको भी, 2 से गुणा करते हैं इसको भी, 2 से गुणा करते हैं इसको भी, तब ये पद समान हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तो पहले से पद समान है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला x प्लस का, ये वाला x माइनस कट गया, अब क्या बच गया? माइनस का 3y, ये देखो ये माइनस का 3y, 7y प्लस का हो गया, प्लस का हो गया 7y, यहाँ चिन्ह अलग अलग है, घटाओगे तो क्या आया? 4y आया। क्या है? 4y। चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। दोनों बड़ा कौन है? प्लस का, तो प्लस का रहेगा 4y, फिर बराबर 10 प्लस का 30 भी प्लस का, कितना हो गया? 40। y का मान, ये गुणा में था 4, भाग में चला गया, y का मान कितना आ गया? 10। ये y का मान आ गया। y कौन था? पुत्र था। अब पिताजी की उम्र निकालेंगे, तो पिताजी की उम्र के लिए अपन कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है ना, पिताजी की उम्र के लिए समीकरण 1 में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं मान। चलो मैं यहाँ परसेंट मिटा के हल कर देता हूँ। देखो, अब पिताजी की उम्र निकालनी है, पुत्र क्या चुकी है, समीकरण 1 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 छोटी वाली समीकरण है ना, ये ले लेते हैं ना, x समीकरण में रखते हैं, y का मान y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर छोटी समीकरण रख देंगे, x माइनस 3y बराबर 10, x का मान है नहीं, y का मान आ गया 10, माइनस 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा। पुत्र की उम्र कितनी आ गई? 10। पुत्र की उम्र आ गई 10 साल और पिता की उम्र कितनी आ गई? 40 साल। ये देखो, पुत्र की उम्र है 10 साल और पिता की उम्र है 40 साल। अब जांच करनी है, उत्तर की जांच करनी है तो देख लो, कह रहा था ना 5 साल बाद पिता, देखो 5 साल बाद कितने के? ये 40 के, अभी 5 साल बाद क्या हो जाएंगे? 45 के। पुत्र वर्तमान में कितने का है? 10 साल, 5 साल में कितने का हो जाएगा? 15 साल का। अब लिखा है देखो, जो पिता है ना, पुत्र की उम्र के 3 गुण है। ये देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 45, ये 15 गुण मतलब 1 गुना है। पिताजी क्या है? इसके 3 गुण है। देखो पुत्र है 15 और पिता क्या है? 45, तो 15 को 3 से गुणा करो, 45 हो रहा है ना, तो पिता की उम्र 3 गुना हो रही है। कब? 5 साल बाद। तो यहाँ लिखा है देखो, पिता की उम्र 5 साल बाद 3 गुना हुई है पुत्र से, तो बिल्कुल हो रहा है, ये साबित हो गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपन ने कर लिया पूरा 3.1 3.2 के परसेंट इंपॉर्टेंट थे जो भी मैंने कवर कर दिए। अब जो लास्ट बच्ची भी है 3.3 या जो भी एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट वाले, वो भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और अच्छी लगी क्लास, समझ में आया वीडियो में जो भी मैंने सवाल कराए आज के और आगे वाले जो वीडियो के मैंने करवाए हैं सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, ओके बाय।